हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2। इसमें का सेट 1 का रीजनिंग, इस बुक के सेट 1 का रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ करके। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें और क्वेश्चन का मजा लेते रहें। तो देखिएगा, इसमें हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 71 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है। देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिएगा 28, 0, 9 अनुपात 53 समानुपात 15, 24 अनुपात 8। अब देखिए, यह लगेगा क्या कि ये मैथ के तरफ क्वेश्चन, अब ऐसा दे देगा कि रीजनिंग का पार्ट अलग है, मैथ का पार्ट अलग है, तो उसमें पता चलता है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन पूरा मिक्सिंग दे रहा है, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि रीजनिंग का है कि मैथ का है। ऐसा मैथ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कि जो काम इसमें हुआ है, जो काम समानुपात से पहले वाला अनुपात में हुआ है, वही काम आगे होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या किया गया कि यह 53 आ गया। तो देखिए क्या किया गया है इसमें, तो 2 + 8 + 0 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 2, 19, 19 तिया 57, 57 में से 4 घटाइएगा तो 53 बचेगा। समझ गए क्या किया गया है? ये सभी के अंकों को जोड़ दिया गया है और 3 से गुना किया गया है, और गुना करने के बाद जो गुणनफल है उसमें से 4 घटा दिया गया है, तो ये वाला आ गया। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, तो ये सबको जोड़ेंगे, अंकों को 1 + 5 + 2 + 4 गुने 3 - 4। तो देखिएगा कि 4 आ 2 6, 6 × 5 = 11, 1 12, 12 × 3 = 36, 36 में से 4 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 32, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो 32 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बोला है कि 2007 में निम्नलिखित में से किन दोनों महीनों में दिन समान था। तो देखिएगा कि सामान्य वर्ष मतलब होता है कि जिसमें हम 4 से भाग देंगे और वह पूरा पूरा न कटे तो वह सामान्य वर्ष होता है। यानी वर्ष में 4 से भाग दीजिएगा, जैसे अभी 2021 है, 2021 में आप 4 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो यह जो है सामान्य वर्ष है। जबकि लीप वर्ष जो होता है यानी अधिवर्ष जो होता है, उसमें 4 से भाग देने के बाद वह पूरा पूरा कर जाता है। तो सामान्य वर्ष है 2007, और इसमें बोला क्या कि किन दोनों महीनों में दिन समान था। तो देखिएगा सामान्य वर्ष में दिन समान होता है महीना का। तो देखिए यहां पे सामान्य वर्ष में, ठीक है, सामान्य वर्ष में दिन समान होता है कौन कौन से महीना का, तो जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद फरवरी और मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर। इसका बाद अप्रैल और जुलाई, इसके बाद सितंबर और दिसंबर। इस चीज को समझिए।
जनवरी के पहला तारीख को जो दिन होगा वही दिन अक्टूबर के पहला तारीख को होगा। जो दिन फरवरी महीना के पहला तारीख को होगा वही दिन मार्च में भी और नवंबर में भी पहला तारीख के होगा। अप्रैल में पहला तारीख के जो दिन होगा वही दिन जुलाई के पहला तारीख को होगा, और वही सितंबर के पहला तारीख को जो दिन होगा वही दिन दिसंबर के पहला तारीख को होगा। आप कैलेंडर उठाइए, कैलेंडर उठा करके आप दिन को मिला लीजिए। जैसे मैं माने चले कि जनवरी 2021 है अभी, है ना, और 21 जो है सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा कि जनवरी में जो दिन होगा, जैसे मान के चलिए कि जैसे सोमवार है, जरूरी नहीं कि जैसे सोमवार है, जैसे हम मान लेते हैं कि जनवरी के 1 तारीख को सोमवार है, तो अक्टूबर महीना के 1 तारीख को सोमवार ही होगा, है ना। तो उसी प्रकार यहां पे आप कैलेंडर में मिला सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो जाकर के देखिए, मिलाइए। तो हाँ, इसका आंसर निकालना है हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए में है मई सितंबर, तो देखिए मई सितंबर टैली कर रहा है, नहीं कर रहा है। बी में जून अगस्त, तो देखिए जून और अगस्त कहीं टैली कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका बाद सी में है जनवरी जुलाई, जनवरी देखिए जनवरी के साथ अक्टूबर है, जुलाई नहीं। डी नंबर ऑप्शन में है कि दिसंबर और सितंबर, तो देखिए यहाँ पे सितंबर और दिसंबर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। इसे बोला है क्या कि ये जो आपको दिया हुआ है निर्देश, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है कथन और निष्कर्ष निकालने के लिए, ठीक है। ऊपर वाला पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको पढ़ करके समय बर्बाद मत कीजिएगा, सिर्फ कथन हम लोग को देखना है और निष्कर्ष देखना है। तो देखिए कथन में क्या है कि सभी कुत्ते शेर है, सभी कुत्ते शेर है, इसका मतलब जितना भी कुत्ता है वो शेर के अंदर है। सभी कुत्ता शेर है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी कुत्ता है वो सभी शेर के अंदर में है। इसका मतलब बीच में सभी कुत्ता है और शेर चारों तरफ से है। कोई हाथी शेर नहीं है, तो सोचिए कोई हाथी जो है वह शेर नहीं है। इस चीज को समझिएगा कि कोई भी हाथी शेर नहीं है, यानी शेर में हाथी टैली नहीं कर रहा है। तो जब सोच के देखिए कि जब शेर में टैली नहीं करेगा तो कुत्ता में भी टैली नहीं करेगा। काहे कि कुत्ता में टैली करने के लिए इसको अंदर जाना पड़ेगा, इसको टच करने के लिए, है ना। जब इसको टच करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा तो बाहर से जो घेरा है इसको टच करके जाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि यहां पे टच ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हाथी जो है वह शेर नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी शेर हाथी भी नहीं है ना। तो यहां पे निष्कर्ष पूछा है कि कुछ कुत्ता शेर है, तो देखिए कुछ कुत्ता शेर है, हाँ, तो कुछ कुत्ता शेर हो सकता है। जब सभी कुत्ता शेर हो सकता है तो कुछ कुत्ता भी शेर हो सकता है, बिल्कुल सही बात। क्या कि देखिए यहां पे कि ये जो ये बाउंड्री है, तो मान के चलिए कि ये आपका मान के चलिए पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसे भी देखिए यहां पे कुत्ता है ना, और यहां पे शेर देखिए हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि हिंदुस्तान का ही बॉर्डर है और ये पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, दोनों बॉर्डर यहां पे टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो सोच के देखिए कि कुछ भाग जो है हिंदुस्तान का पाकिस्तान में भी होगा, 2-4 इंच इधर उधर, ठीक है, और पाकिस्तान का भी कुछ जो है हिस्सा हिंदुस्तान में होगा, तब तो वहां से बॉर्डर बनता है। जैसे माने चलिए 2 व्यक्ति का खेत होता है और बीच में जो क्या बोलते हैं डिवाइडर जो होता है, जिसको हम लोग आरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, सब जगह अलग अलग है। आरी यानी जो डिवाइडर होता है खेत का, जो इधर मेरा खेत है उधर आपका खेत है, तो सोच के देखिए कि दोनों की जमीन में से निकाल करके ही वो मेवाड़ बनाया जाता है ना। तो देखिए कि कुछ इसका हिस्सा होगा तो कुछ इसका भी हिस्सा होगा, ये तो हो सकता है। तो यहां पे यही चीज बोल रहा था कि कुछ कुत्ता शेर है, तो देखिए कुछ कुत्ता शेर है तो बिल्कुल होगा, है ना, कुछ तो होगा इसके हिस्सा में, और कुछ शेर भी कुत्ता के हिस्सा में होगा, है ना। तो चलिए ये सही हो गया आपका। दूसरा नंबर देखिए कि कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो देखिए कोई कुत्ता हाथी नहीं है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब
कोई शेर या कोई हाथी शेर नहीं हो सकता या फिर कोई शेर हाथी नहीं हो सकता है, तो कुत्ता को टच करने के लिए शेर को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि ये जब शेर को क्रॉस कर ही नहीं सकता है तो इसका मतलब क्या है कि कोई कुत्ता हाथी हो ही नहीं सकता है या फिर कोई हाथी कुत्ता हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे बोला कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि कोई कुत्ता हाथी नहीं है, सही। तो दोनों आपका निष्कर्ष सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, दो में, बी में है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, सी में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह समझने वाला क्वेश्चन है कि हृदय रोग विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर होते हैं हृदय यानी हार्ट रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वह स्पेशलिस्ट, तो हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय से वही संबंध है, यानी कहने का मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ जो है वह हृदय को ही देखेंगे, है ना। तो स्नायु रोग विशेषज्ञ का संबंध किससे है? स्नायु रोग विशेषज्ञ का संबंध मस्तिष्क से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को लिखा जाता है 32 10 28, तो टब को TUB को क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, तो P16 नंबर पे आता है, आपको पता होना चाहिए P16 E5 N14, तो P16 नंबर पे आता है। यहां पे देखिए दो दो लेते हैं अगर, तो देखिए तो इसका दो गुना हो रहा है, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, है ना। उसी प्रकार यहां पे देखिए T20 नंबर, U21 नंबर और B2 नंबर पे आता है। अब यहां पे देखिएगा कि दो गुना करेंगे यानी जो काम इसमें हुआ है वही काम इसमें करना है ना, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 20 है तो 20 दूनी 40, दो गुना करना है। इसका 21 है, 21 दूनी 42 और 2 है तो 2 दूनी 4, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है और इसके लिए आपको निर्देश दिया गया कि A प्लस B का अर्थ है कि B A का भाई है, A गुने B का अर्थ है कि A B का पिता है, A भागे B का अर्थ है कि A B का बेटा है, A माइनस B का अर्थ है कि A B की माँ है। तो हम लोगों से पूछा है यानी इतना दे दिया है और इसका वैल्यू पूछा कि S का R से क्या संबंध। तो देखिएगा यहाँ पे P प्लस R, यहाँ पे दिया हुआ है P प्लस R, तो P प्लस R दिया हुआ है जबकि वहां पे दिया हुआ था A प्लस B, तो पहला को A मानना है और दूसरा को B मानना है, ठीक है। पहला को A मानना है और दूसरा को B मानना है। और देखिए यहाँ पे A प्लस B है कि नहीं है, इसका अर्थ है कि B जो है A का भाई है, B जो है A का भाई है, इसका मतलब R जो है P का भाई, R जो है किसका भाई? P का भाई। R किसका भाई है? P का भाई है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कंफर्म कि P जो है R का भाई है कि बहन है, ठीक है। अब आगे देखिए कि आगे जो है R गुने T है, R गुने T है। अब R के लिए क्या मानेंगे? A मानेंगे और इसके लिए B मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A गुने B का अर्थ है कि A B का पिता, यानी A जो है B का पिता है, यानी कहने का मतलब R जो है T का पिता है, यानी R जो है T का पिता है। तो T नीचे और R ऊपर, क्योंकि पिताजी एक जनरेशन ऊपर होते हैं, है ना। तो R जो है T का पिता है, तो देखिए पिता, लेकिन यहां पे देखिए कि T जो है R का पुत्र है या पुत्री, ये चीज कंफर्म यहां से नहीं है। अब यहां पे देखिए कि अब इसको देखेंगे T और Q को, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे क्वेश्चन के अनुसार। अब यहाँ पे माइनस वाला है तो देखेंगे A माइनस B का अर्थ है कि A B की माँ है, यानी T जो है A B की माँ है, इसका मतलब है कि T जो है वह Q की माँ है, T जो है Q की माँ है। तो Q नीचे हो जाएगा यहाँ पे, Q की माँ T, Q की माँ कौन? T। अब यहां से कंफर्म हो गया कि
आर जो था वह टी का पिताजी, तो आर का टी कौन? पुत्री। पुत्री का कि यह लेडीज है ना, क्योंकि यह क्यू का मां है टी। अब यहां पे ये चीज कंफर्म नहीं हो रहा है कि क्यू जो है टी का पुत्र है कि पुत्री है, यहां पे ये चीज है। इसका देखिए आगे देखते हैं हम लोग, क्यू भागे एस। क्यू भागे एस का मतलब यानी इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, ठीक है। तो भाग वाला में देखिएगा कि भाग वाला में दिया हुआ है कि ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, यानी ए बी का बेटा है। इसका मतलब है कि क्यू जो है एस का बेटा है। तो क्यू जो है एस का बेटा है, तो सोच के देखिए कि टी का ही पुत्र है। मान के चलिए जब एस का बेटा क्यू होगा, इसका मतलब क्या है कि क्यू की मां कौन है? टी है। तो टी का भी यह बेटा है और एस का भी बेटा है। इसका मतलब क्या है कि टी और एस आपस में पति पत्नी है ना। तब तो दोनों कहेगा क्या कि दोनों का हक होगा कि ये हमारा बेटा है। तो यहां पे देखिए कि टी का पति कौन? एस, और एस का बेटा कौन है? क्यू है। अब देखिए एस प्लस यू, अब इसको देखना है, तो इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, ठीक है। तो इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। अब यहाँ पे ए प्लस बी का अर्थ दिया हुआ था कि बी ए का भाई है। इसका मतलब है कि यू जो है एस का भाई, यू जो है एस का भाई है। तो देखिए यू जो है किसका भाई? एस का भाई, यू एस का भाई है। अब हम लोगों से पूछा है यहां पे, देखिए यहां से पूछा है कि एस का आर से क्या संबंध है। जिससे बोलेगा ना उधर से ही रिश्ता फरियाया जाता है। लास्ट में हम लोग बना करके और गलती कहां पे कर देते हैं? जो चीज पूछा जाता है वहीं पे गलती करते हैं। तो अब से गलती नहीं होगा। तो देखिएगा यहां पे कि एस का आर से क्या संबंध है, यानी आर एस को क्या कहेगा। तो देखिएगा आर क्या कहेगा एस को? तो इसका ये बेटी यानी आर का टी जो है पुत्री है, और पुत्री के पति दामाद, और दामाद के भाई को भी दमादे बोला जाता है। रिलेशन में उसको भी दमादे बोला जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका दामाद, ठीक है। तो यही हो गया। तो हमको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि समझा करके बनाते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, BRH, ZUD, व्हाट, VAV, TDR, RGN। अब इसे बोला कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, यानी खाली स्थान पर यहां पे जो है व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिएगा यहां पे कि सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करके देखते हैं, तब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। B 2 नंबर पे है, R 18 नंबर, H 8 नंबर, Z 26 नंबर, U 21, D 4, और ये तो पूछ रहा है V 22, A 1, V 22, T 20, D 4, R 18, G 7 और N 14। तो यहां पे देखिए कि पहला लेटर के साथ पहला को मिलाते हैं। तो यहां पे 2 था, यहां 26 हो गया। फिर यहां पे देखिए कि 22 है और इसमें 20 हो गया और इसमें 18 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पे 2 घट रहा है, यानी 22 में से 2 घटाइएगा तो 20 मिल जाएगा, 20 में से 2 घटाइएगा तो 18 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इससे पहले भी यही काम हुआ होगा, है ना। तो देखिएगा यहां पे 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 0 पर क्या होता है? कोई नहीं, यानी कहने का मतलब है कि ये फिर 26 होगा, है ना। तो 26 होगा, और 26 में से 2 घटाइएगा तो 24 होगा। तो 24 पर कौन? x, यानी हम लोग को व्हाट बराबर निकालना है, x हो गया। इसका देखिए यहां पे 18 और 3 21, यानी जुड़ रहा है, 3 इसमें जुड़ रहा है दूसरा लेटर के साथ दूसरा लेटर को, ठीक है। तो इसमें जुड़ रहा है 3, इसमें भी देखिए क्या जुड़ रहा है, क्या तो 1 है और इसमें 4 है, बिल्कुल 3 जुड़ रहा है। और इसमें देखिए 4 है और 7 हो गया, 3 जुड़ रहा है, यानी सब में 3 जुड़ रहा है, यानी दूसरा लेटर में सभी दूसरा लेटर क्या हो रहा है? आपस में 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ा देते हैं।
तो R 18 है, 18 3 21, 21 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 पर आपका फिर x आ जाएगा, 24 पर x होता है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, तो यहां पे देखिए h 8 नंबर पर है और इसे देखिए 4, इसका मतलब 4 घट गया। तो आगे भी देखिए तो क्या हो रहा है, 22 है और 18 है, इसका मतलब 22 में से 4 घटाएंगे तो 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, यानी 4 4 घट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आप देखते हैं कि D 4 नंबर पे है और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 पर कौन Z आ जाएगा फिर, तो x Z आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पर आ सकती है, यानी यहां पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिएगा यहां पे कि 3 आपका कॉलम है और 3 रो है और इसी में दिमाग लगाना है कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो यहां पे सोच करके देखिए कि यदि हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 4 के स्क्वायर 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41 हो गया। इसका मतलब कि ये दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है ना। उसी प्रकार इसको भी चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, है ना। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा इस नियम पर तो इसका मतलब क्या है कि जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 9 के स्क्वायर 81 और 11 के स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। तो 9 के स्क्वायर 81 या प्लस 11 के स्क्वायर 121, जोड़ के देखिए 1 का 1 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 8 और 2 10 के 0, 1 का 1 2, देखिए 202 आ गया कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 के स्क्वायर 225 होता है और प्लस 6 के स्क्वायर 36, ये दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1, 3 और 2 5 1 6 और 2, यानी 261 आपका आंसर हो जाएगा, यानी व्हाट के स्थान पर 261 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 में, इसे बोला है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए यानी बराबर करने के लिए दोनों तरफ किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया है कि 36 भागे 2 गुने 12 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 24 दे दिया है, ठीक है। अब इसे बोला क्या कि किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है कि भाग और गुना। इसका मतलब कि भाग और गुना को बदलना है तो भाग का चिन्ह गुना के जगह और गुना का चिन्ह भाग के जगह बदल के देखिए, बाकी बात तो सब सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि 36 गुने 2 अब भाग के मतलब क्या बटा में 12 अब प्लस में 3 माइनस 6 बराबर 24 आना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखिए कि 12 तिहाई 36, 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 24। तो यहां पे देखिएगा कि 6 एक माइनस में है और एक प्लस में, कट जाएगा। तो क्या 3 के बराबर 24 हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिएगा कि गुना और माइनस को, यानी गुना और माइनस को आपस में चेंज करेंगे तो यहां पे देखिए कि 36 भागे 2 और गुना के जगह माइनस लिखेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे, सॉरी माइनस और गुना को ना, तो यहां पे प्लस के जगह प्लस ही रहेगा 3 और यहां पे गुना हो जाएगा 6 बराबर 24 आना चाहिए। तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं तो 18 दूनी 36, ठीक है। तो हो गया 18 माइनस 12 प्लस 18 बराबर 24, 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 12 बराबर 24। अब 36 में से 12 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। तो देखिए 24 बराबर 24 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में गुना और माइनस के चिन्ह आपस में बदल दिया जाए तो यह समीकरण क्या हो जाएगा कि संतुलित हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि एक पासे की 3 अवस्थाएं दी गई है, यानी एक ही पासा का यह 3 प्रारूप दिया गया है। उस चिन्ह का चयन करें जो से छोटा चिन्ह यानी लेस देन चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए इस चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा इसमें से आएगा, वही चीज हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा कि क्या दो फलक में कोई कॉमन है, किन्हीं दो फलकों में कोई कॉमन है। तो देखिए यहां पे यहां जो है आपका एंड है, ये एंड का है, ये प्रतिशत का है और ये लेस देन का है। यहां पे देखिए डिवाइड है, डॉलर है, एट द रेट है। यहां पे देखिए कि हैच है, ये आपका डॉलर है और ये एट द रेट है। तो किन्हीं दो फलकों का मान कहीं पे बराबर दिख रहा है, तो इसमें आपका एंड है और इसमें भाग है, कहीं पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई एक कॉमन है, देखिए तो कोई एक कॉमन है, यानी भाग इसमें भी है तो भाग इसमें भी है ना। तो जो कॉमन होगा वहीं से लेकर के क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। इसको क्या करना है कि क्लॉकवाइज में घुमा देना है, यानी घड़ी के दिशा में घुमा देना है। तो जो कॉमन है वहीं से घुमाना है, इस प्रकार घुमाना है, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि भाग लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखना है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो भाग के बाद किसको लिखेंगे, से छोटा चिन्ह को लिखेंगे। इसके बाद किसको लिखेंगे, एंड को लिखेंगे, एंड को लिखेंगे, ठीक है। ये एंड हो गया। इसका देखिए यहां पे जो कॉमन है उसके सामने नीचे लिखना है, तो भाग के भाग हो गया। इसका देखिए किसको लिखना है, तो एट द रेट को लिखना है, यहां पे एट द रेट हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा इसके बाद डॉलर, ये हो गया। अब यहां देखिए कि अगर हम लोगों से भाग का पूछता कि भाग के विपरीत कौन होगा, तो भाग के विपरीत तो भाग नहीं होगा। अब इसे देखिए कि 4 को दिखाई दे रहा है और एगो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हैच नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भाग का क्या हो जाता, हैच हो जाता। जबकि यहां पे देखिए अलग अलग मान है, यानी एक दूसरे का यह विपरीत होता है। तो देखिए छोटा वाला चिन्ह का विपरीत कौन हो जाएगा, एट द रेट, और यही चीज हम लोगों से पूछ रहा है कि इस चिन्ह का विपरीत कौन होगा, तो एट द रेट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर, इसे बोला है कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उन असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन से बनेगा, यह ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 28 60, बी में है 24 12, सी में है 39 72, डी में है 57 38। अब देखिए कि कौन इसमें असमान है। तो यहां पे देखिएगा कि 28 है, 28 में हम क्या करें कि 60 आ जाए, 28 में हम क्या करें कि 60 आ जाए। तो यहां पे देखिएगा कि 8 में से हम 8 और 2 को जोड़ते हैं, यानी दोनों अंक को जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों अंक को घटाते हैं, 8 में से 2 को घटाते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, और दोनों को गुना करते हैं तो देखिए 60 आ गया। यानी 28 के दोनों अंक को एक बार जोड़ करके और फिर एक बार घटा करके दोनों को गुना करने के बाद ये वाला अंक आ जाता है, यानी 60। तो सभी में एगो के छोड़ करके सभी में लागू होना चाहिए वो चीज, तो तब ना क्या होगा कि एगो असमान होगा और वही असमान वाला को हमको खोजना है। तो यहाँ पे देखिए कि 4 में से 2 घटाइएगा, 4 में से 2 घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे 4 और 2 6, और फिर 4 में से 2 घटाना है, गुना कर देना है। तो 4 और 2 6, 6 गुने 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 6 दूनी 12, तो ये भी लागू हो रहा है। इसमें देखिएगा कि 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, पहले घटाइए लीजिए, ठीक है, एक बार जोड़ना है। तो 9 और 3 12, 12 छक 72, यानी एक बार जोड़ करके या एक बार घटा करके दोनों को गुना करके ये वाला आना चाहिए, तो इसमें भी आ गया। तो तीनों में आ गया, इसमें नहीं आना चाहिए, तब तो असमान होगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि 7 5 12, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 ही आ रहा है, जबकि
यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो ये चीज होगा नहीं, तो यही असमान है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह असमान है, यानी तीनों से अलग है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर की, बोला है कि यदि घड़ी में 7:20 और 10 सेकेंड हो रही, 7:20 और 10 सेकेंड हो रही है, तो मिनट एवं सेकेंड वाली सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। यानी मिनट और सेकेंड वाली सुई के बीच में कोण ज्ञात करना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिएगा कि मिनट के सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि सेकेंड के सुई द्वारा 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तब मिनट का सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिएगा यहां पे 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो मिनट का सुई 1 सेकेंड में, मिनट का सुई 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6/60, क्योंकि सेकेंड को मिनट में बदलते हैं तो 60 से भाग देते हैं, तो इसको काटिएगा तो 6 एकम 6, 6 दाएं 60, 1 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.1 डिग्री का कोण बनाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि 20 मिनट बोल रहा है, तो 20 मिनट बोल रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 20 मिनट में कितना, 20 गुने 6, 120 डिग्री। और यहां पे देखिएगा कि ये जो है आपका मिनट का सुई जब 10 सेकेंड बढ़ेगा, मिनट का सुई जो है 10 सेकेंड बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंड का सुई क्या है, 10 सेकेंड पर है, तो 10 सेकेंड पर जब जाएगा सेकेंड का सुई, तो मिनट का सुई भी हल्का सा घसकेगा। तो कितना घसकेगा, तो 10 सेकेंड में, यहां पे देखिएगा कि मिनट का सुई 1 सेकेंड में इतना डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 सेकेंड में कितना डिग्री का, 10 सेकेंड में बनाएगा मिनट का सुई 0.1 गुने 10, यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेकेंड का सुई जब तक के 10 सेकेंड पर पहुंचेगा तब तक के मिनट का सुई भी 1 डिग्री का कोण बना देगा उन दोनों के बीच में, है ना। तो मिनट का सुई कितना चला, तो ये तो चला 20 गुने 6 यानी 120 डिग्री का कोण बनाने, और 1 डिग्री का और बना लिया, तो कितना हो गया, 121 डिग्री हो गया। 121 डिग्री किसका हो गया, मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखिएगा सेकेंड के सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा उसको हम लोग देखते हैं, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 10 सेकेंड में कितना, तो 10 गुने 6 यानी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम लोगों से पूछा है कि दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो दोनों के बीच में मतलब क्या कि घटाएंगे, 121 डिग्री में से आपको घटाना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 61 डिग्री। तो 7:20 और 10 सेकेंड में मिनट और सेकेंड के सुई के बीच जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा, तो 61 डिग्री का बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, जो कि आपका कथन और निष्कर्ष का है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। कथन में दे रहा है कि एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है। एक व्यक्ति जो है वह ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है। निष्कर्ष में हम लोगों से पूछ रहा है कि पहला निष्कर्ष में कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक होती है, तो यहाँ पे हमेशा आ गया। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि जब मेहनत अगर किया जाए तो उसको आर्थिक विकास होगा ही, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मेहनत भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है और ईमानदारी भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे कथन के अनुसार यह जो है बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति, सभी लोग अगर बोलता तब हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करता है ना।
तो यहाँ पे देखिए कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा लाभदायक होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए निष्कर्ष एक जो होगा यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि ईमानदारी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध है। तो देखिए ईमानदारी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि बीच में मेहनत आता है। क्योंकि मान के चलिए ईमानदारी और आर्थिक विकास, मेहनत करेगा ही नहीं, ईमानदार खाली रहेगा, घर पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, तो क्या आर्थिक विकास उसका हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो बीच में ये दोनों के बीच का जो माध्यम है वह कौन है? मेहनत है ना। तो यहाँ पे देखिए कि ईमानदारी और आर्थिक विकास का सीधा संबंध है तो नहीं है, यानी यह दोनों किससे जुड़ा हुआ है? तो मेहनत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर कि दोनों निष्कर्ष गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला कि एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? तो देखिएगा इस प्रकार हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यह मैथ में भी पूछा जाता है, परसेंटेज चैप्टर का यह टाइप है। तो देखिएगा कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो है 58% बच्चा अनुत्तीर्ण होता है यानी फेल होता है, और गणित में 37%, मैथ में 37% तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है। 19% दोनों विषयों में, यानी इंग्लिश में भी या प्लस मैथ में भी। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए? तो यहां पे देखिएगा कि ए भी अनुत्तीर्ण रहे, यानी ए भी फेल रहे, ए भी फेल रहे, ए भी फेल रहे, तो ये दोनों को जोड़ते हैं और इसको घटा देते हैं, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि 58% प्लस 37% और इसमें से घटा देना हम लोग को 19%। तो 8 7 15 के 5 5 या 3 8 1 9, 95% में से 19% घटा देना हम लोग को। तो 15 में से 9 घटेगा 6, ये बच जाएगा आपका 8, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7, यानी 76% छात्र जो है यह फेल कर गया, ठीक है, फेल कर गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण परीक्षार्थी कितना होगा? तो सोच के देखिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी 100% लोग एग्जाम दिए होंगे, 100% छात्र एग्जाम दिया होगा, जिसमें से 76% फेल कर गया, तो बच गया कितना? तो इसको घटाइए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ पे बच गया आपका 9, 9 में से 7 घटाइएगा तो 2, यानी 24% छात्र जो बच गए वही पास किए यानी उत्तीर्ण किए, यानी ये हो जाएगा आपका पास। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 24%। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कथन और धारणाएं का ही है, तो ऊपर पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे कथन पढ़िए कि एक व्यक्ति ने रवि से पूछा कि पटना के हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पे कथन में दे रखा है कि एक व्यक्ति ने रवि से पूछता कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। धारणाएं देखिए, इसका धारणाएं क्या है, यानी कौन सा निष्कर्ष इसमें निकल सकता है। तो 1 नंबर देखिएगा कि रवि को पटना के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है। तो सोच के देखिए कि वह व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ उससे पूछ रहा है कि हृदय रोग का अच्छा डॉक्टर कौन है पटना में। इसका मतलब रवि को पटना के बारे में पूरा नॉलेज है, यानी पटना के डॉक्टर के बारे में पूरा नॉलेज है, तब तो वह व्यक्ति उससे पूछ रहा है। नहीं तो पूछता क्या कि एड्रेस पूछता कि यह डॉक्टर का यानी क्लिनिक कहाँ है, या फिर पटना में कोई क्लिनिक का नाम होगा, ठीक है, तो ये चीज पूछता। लेकिन वह रवि से पूछ रहा है कि पटना में हृदय रोग के लिए कौन अच्छा डॉक्टर है। इसका मतलब रवि को ये चीज पता है कि हृदय रोग का जितना भी डॉक्टर है वो सभी रवि को मालूम है, उसमें से वह बताएगा चुन करके कि अच्छा डॉक्टर उसमें से कौन है। यही ना इसका मतलब है कि 1 नंबर धारणा में है कि रवि को पटना के डॉक्टरों के बारे में जानकारी है, तो बिल्कुल सही है। तब तो वह वृद्ध व्यक्ति पूछ रहे हैं, यानी व्यक्ति पूछ रहे हैं।
दूसरा है कि व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, तो व्यक्ति जो है हृदय रोग से पीड़ित होगा ही, क्योंकि सोच के देखिए कि रवि से पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह हृदय रोग से पीड़ित है, तब तो डॉक्टर के बारे में वह पूछ रहा है। अगर रोगी नहीं होता तो फिर पूछता नहीं पूछता। ठीक है, तो यह जो धारणाएं हैं दोनों, यह दोनों अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है क्या कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में गोपाल ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षा में फेल हो गए। उस कक्षा में कितने बच्चे थे? तो देखिएगा यहां से क्वेश्चन बोल रहा है कि गोपाल जो है ऊपर से, यानी कहने का मतलब है कि प्रारंभिक एक कतार में अगर खड़ा कर दिया जाए तो प्रारंभ से गोपाल 16वां नंबर पर है और अंतिम से गोपाल, यही गोपाल है, और अंतिम से यह यानी ए से अंत और पी से प्रारंभ, ठीक है, अंतिम से यह 29वां नंबर पर है। और किस में? तो देखिएगा कि उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में, ये जो है आपका पास होने वाला छात्रों का यह कतार है ना, लाइन है, और इसी में से यह जो है प्रारंभ से गोपाल 16वां नंबर पर और अंतिम से गोपाल 29वां नंबर पर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कुल कितने बच्चे पास किए। तो देखिए कि गोपाल का प्रारंभ से 16वां नंबर है और अंतिम से 29वां नंबर है। ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, 2 1 3 1 4, यानी 45 टोटल हो गया। अब सोच के देखिए कि प्रारंभ से गोपाल का क्रमांक जुड़ रहा है और अंतिम से भी, तो सोचिए कि गोपाल एक ही क्रमांक पर बैठेगा, यानी एक ही सीट पर बैठेगा, यह खड़ा रहेगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि गोपाल का 2-2 सीट यहां पे कैप्चर हो रहा है, यानी काउंट जो हो रहा है प्रारंभ से भी काउंट हो रहा है 1 सीट और अंतिम से 1 सीट काउंट हो रहा है ना। तो 2 सीट काउंट हो रहा है, तो एगो के छोड़ करके एगो इसमें से घटा देंगे, तो बच गया कितना? 44। तो 44 छात्र जो थे वह पास किए, क्योंकि यह उत्तीर्ण होने वाले छात्र का क्रमांक। इसका मतलब टोटल छात्र कितने थे पास होने वाले? तो 44। तो 44 छात्र पास होने वाले थे, जबकि हम लोगों से पूछा कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो देखिएगा कि कुल छात्र बराबर 44 तो पास किया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो सोचिए कि कक्षा में, यानी उस कक्षा में तो था लेकिन भाग नहीं लिया, तो कक्षा में कितना था वो चीज हम लोगों को निकालना है। तो 6 को भाग नहीं लिया लेकिन था, तो एडमिशन जो है उसका उस कक्षा में तो है ही, है ना। तो 6 भाग नहीं लिया लेकिन इसमें जुड़ेगा, और 5 परीक्षा में फेल हो गए तो ये भी जुड़ेगा, यानी एग्जाम यानी परीक्षा से बाहर हो गया, यानी फेल कर गया, तो पास वाला इतना है और 6 को अबे नहीं किया परीक्षा में, और इसमें से 5 को फेल हो गया, तो 5 भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कुल छात्र जितना है उतना निकल जाएगा। तो 6 5 11 और 4 15 के 5 और 4 1 5, यानी कुल छात्रों की संख्या कितना था? तो 55 था। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, ये भी समझने वाला है, कथन और निष्कर्ष का है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि कथन और निष्कर्ष ही पढ़ते हैं, ऊपर पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, सभी में एक ही चीज जैसा दिया हो रहता है। तो देखिए कथन में है कि भारत में जितने भी वॉशिंग मशीन का निर्माण होता है उनमें ब्रांड जेड की बिक्री यहां सबसे अधिक। कथन में दे रखा है कि भारत में जितने भी वॉशिंग मशीन का निर्माण होता है, यानी जितने भी निर्माता है उनमें से ब्रांड जेड, यानी जितने भी निर्माण करते हैं अलग अलग ब्रांड का, उसमें से जेड ब्रांड की बिक्री यहां पे सबसे अधिक होती है। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष है कि भारत में जेड ब्रांड वॉशिंग मशीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि सोचे कि ज्यादा जिसका बिक्री होता है तो जरूरी नहीं कि जो ज्यादा उसका उत्पादन होगा, हो सकता है कि जो उसका क्वालिटी अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ पे उत्पादन के बारे में हम लोग को ये चीज क्लियर नहीं है कि ज्यादा उत्पादन हो रहा है, अधिक हो रहा है या फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष एक सही रूप से सही नहीं है, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि जेड ब्रांड वॉशिंग मशीन भारत की सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन है। तो सबसे अच्छी ये भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, है ना।
तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89, बोला कि एक घड़ी में 10:08 हो रही है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। यानी दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। 10:08, 10:08 हो रहा है और दोनों के बीच में यानी दोनों सुइयों के बीच यानी घंटा और मिनट के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए एक सूत्र याद रखिएगा कि 30 गुने h होता है यानी घंटा, माइनस 11/2 गुने मिनट होता है। तो देखिए घंटा की जगह घंटा वाला लिखेंगे तो 30 गुने कितना घंटा, 10 घंटा, तो 10 लिखिए, माइनस 11/2 गुने मिनट कितना है तो 8 है तो 8 लिखेंगे। इसको काटिए, 2 चौके 8, ये हो जाएगा आपका 300, माइनस 11 चौके 44। 300 में से 44 घटाइएगा तो ये बच जाएगा आपका 10 में से 4 घटेगा तो 6, 9 में से 4 घटेगा 5, ये बच गया आपका 2। यानी 256 डिग्री का कोण बनेगा मिनट और घंटे की सुई के बीच, वो भी कितना बजे तो 10:08 पर। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पे क्या है कि 256 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 256 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे कि आप जानते होंगे कि पूरा घड़ी का जो वृत्त होता है, घड़ी का जो मान के चलिए कि जहां से कांटा घूमता है वहां पे उसका जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण होता है तो 360 डिग्री का कोण होता है। तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अगर एक कोण निकालने के बाद नहीं आए तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से ये जो निकाले हैं इसको घटा देंगे, तो 256 डिग्री घटा देंगे इसमें से, तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये बच जाएगा आपका 5, 5 में से 5 घटेगा 0, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी 104 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका ए भी आंसर हो सकता था लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, जो कि बोला है कि गणित, संस्कृत और विषय के बीच के संबंध में कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। क्या चीज दिया हुआ है कि गणित, संस्कृत और विषय, तीन चीज है और कौन सा चित्र जो है वह इसको प्रदर्शित करता है, यानी सही चित्र इसका बनता है। तो सोच के देखिए कि गणित और संस्कृत क्या है, विषय ही है, यानी विषय के अंतर्गत ही आता है ना, यानी सब्जेक्ट है। तो सोचिए कि सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट के अंदर ही आता है गणित और संस्कृत, जबकि गणित अलग सब्जेक्ट है और संस्कृत अलग है। गणित जो है यह अलग है और संस्कृत अलग है, जबकि यह दोनों में आता है। ये दोनों जो है यह विषय के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ऐसा फिगर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसका जो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी में देखिएगा कि इसी प्रकार है। अब ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि गोलू 25 मीटर दक्षिण दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़ा। दक्षिण दिशा में कितना चला है 25 मीटर, तो दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होता है, 25 मीटर चला है। इसका क्या होता है कि दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं इसका होगा पश्चिम की तरफ, दाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला दाएं मुड़ करके। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। बाएं मुड़ता है यानी बाएं किधर तो नीचे की तरफ, और 25 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए किससे बोला है, प्रारंभिक बिंदु से बोल रहा है। यहां पे है, अभी यहां पे है यह, तो कौन से दिशा में है। तो देखिए यहां पे इसका दिशा जो होगा यहां से इस प्रकार, इसी प्रकार के दिशा में है ना। वहां से अगर देखेगा तो यहां से ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार। तो यहां पे देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है और यहीं से पूछ रहा है, तो जहां से पूछेगा ना वहीं से हम लोग दिशा
देखेंगे कि कौन सा दिशा क्या होता है। तो हमेशा दाहिने तरफ क्या होता है, पूर्व दिशा होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। तो यहाँ पे देखिए कि पश्चिम और दक्षिण के बीच से ही दिखाई दे रहा है ऐसे, यानी कहने का मतलब है कि पश्चिम दक्षिण दिशा में यह अभी है ना। गोलू जो है अभी पश्चिम दक्षिण दिशा में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर। इसे बोला कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है। तो सोचिए कि एक फोटो रखा हुआ है ना, और अपने दोस्त से बोल रहा है, यानी अपने दोस्त को वह बतला रहा है कि वह फोटो वाले जो है वह कौन है ना। तो सोचिए कि दोस्त और इसके बीच में, क्या दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन है? तो नहीं। ब्लड रिलेशन जो होता है अपने रिलेशन में होता है या फिर अपना घर परिवार में होता है ना। लेकिन वह रिलेशन ब्लड का ऐसा नहीं है कि गांव जवार में होता है या फिर कहीं अलग होता है, दोस्ती सब में। तो ब्लड का रिलेशन क्या होता है कि अपने संपर्क में जो, यानी अपने फैमिली के जो संपर्क में है रिलेशन जितना भी, वो सभी में होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि एक आदमी ने कहता है अपने दोस्त से कि वह मेरे पिता की पत्नी, कौन? फोटोग्राफ वाला। तो यह आदमी का, क्योंकि अपना दोस्त को तो ही बोलिए रहा है कि वह जो फोटोग्राफ में है वह मेरे पिता की पत्नी, इस आदमी के पिता, तो पिता एक जनरेशन ऊपर, पिता के पत्नी। तो सोचिए कि पिता की पत्नी को क्या कहा जाता है? माँ, यानी पिता के पत्नी को ही तो हम लोग माँ कहते हैं, है ना। तो ये आदमी के पिता और पिता के पत्नी, तो ये आदमी की माँ। इकलौते पुत्र, अब सोचिए ये आदमी जो है यह कहता है अपने दोस्त से कि वो जो फोटो वाला आदमी है ना, वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते बेटे। तो सोचिए एकरा पास एक गो बेटा है, ये है, तो ये आदमी खुदे होगा, यानी इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र जो होगा ये खुद होगा आदमी। तो इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए इसका पुत्री, इकलौते पुत्र तो आदमी ही हो गया और इसका एक पुत्री हो गया, पुत्री है। तो पुत्री एक जनरेशन नीचे, पुत्र पुत्री एक जनरेशन नीचे। कौन? फोटोग्राफ वाली लड़की, है ना। तो यहां पे देखिए ये फोटो में जो है, फोटोग्राफ में जो है वह लड़की इस आदमी की क्या है? पुत्री है। तो पूछ रहा है क्या कि फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित? किससे? तो आदमी से। तो आदमी का कौन है फोटोग्राफ वाली लड़की? तो पुत्री है ना। तो आंसर हो जाएगा पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। यानी 4 विकल्प दिया गया है और इसमें सबसे अलग जो होगा उसी को चुनना है। ए में है टैंक, बी में महासागर, सी में कुआं, डी में झील। तो सोचिए कि टैंक, महासागर, कुआं, झील जो है ये सभी में क्या होता है? चारों में पानी रहता है। लेकिन कुआं, महासागर और झील तीनों में पानी जो रहता है अस्थाई रहता है। अस्थाई मतलब क्या कि वहीं पे रहेगा, है ना। जबकि टैंक में पानी जो भरा जाता है वह अस्थाई होता है, यानी अभी यहां है तो कल वहां होगा, परसों वहां होगा, है ना। लेकिन क्या झील का पानी आज यहां है तो कल अलग चला जाएगा? नहीं, उसी झील में रहेगा। महासागर का उसी जगह रहेगा, कुआं का उसी जगह रहेगा, अलग तो जाएगा नहीं। तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका टैंक जो होगा यह अलग हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, कथन निष्कर्ष का है। तो कथन में दिया गया कि सांप्रदायिक दंगे समाप्त करने के लिए सरकार ने सभी जिलों में सर्वधर्म सभा संगोष्ठी के आयोजन पर बल दिया है। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि पहला निष्कर्ष है कि सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, मानव प्रेम। क्या सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, मानव प्रेम? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी धर्म का अलग अलग अपना रूपरेखा है, अलग अलग धार्मिक गतिविधियां हैं।
तो ये चीज जरूरी नहीं है कि सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है कि मानव प्रेम, क्योंकि सभी का अपना अपना धार्मिक ग्रंथ है और उसी के अनुसार क्या होता है कि धर्म वगैरह अपना वो लोग चलाते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष एक इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि ऐसी संगोष्ठी के आयोजन से भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच तनाव कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि मान के चलिए कि दो संप्रदाय के लोग अगर लड़ रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का मतभेद है, अगर वहां पे संगोष्ठी बुलाया जाता है, यानी कहने का मतलब क्या कि एक तरह से समझौता किया जाता है दोनों के बीच में, तो तनाव क्या होता है कि कम हो जाता है ना। तो आपका निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर, कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, यानी सामान्य वर्ष हो, का पहला दिन सोमवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो देखिएगा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष नहीं हो, लीप वर्ष नहीं हो, सामान्य वर्ष होना चाहिए, जो पहला दिन होगा, यानी 1 जनवरी को पहला दिन जो होगा, यानी जो भी दिन आए वही दिन 31 दिसंबर को होगा, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। तो इसका मतलब है यहां पे कि पहला दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर, यानी अंतिम दिन तो वही होता है वर्ष का 31 दिसंबर, है ना। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। जबकि अगला साल का बात बोलता तो देखिए अगले साल में क्या होता है कि सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, जैसे दूसरे वर्ष का बोलता तो दूसरा वर्ष में क्या होगा कि एक दिन बढ़ जाएगा, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिवर्ष न हो, यानी लीप ईयर न हो, सामान्य वर्ष होना चाहिए। पहला दिन जो होगा यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी उसी साल में होगा, है ना। तो सोमवार पहला दिन है तो उसी वर्ष के अंतिम दिन सोमवार ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, कि निम्न शब्दों को शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। यानी 4 को दिया गया है और इनमें से कौन चौथे स्थान पर आएगा, ये चीजें हम लोग को बताना है। तो यहां पे देखिएगा कि चारों दिया गया है, सेंटीमेंट, सेंटिनेल, सेपरेट और सेंटियंस, ये चीज दिया गया है। और इसमें चारों वर्ड में हम लोगों से पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि 3 जो है किसी ना किसी प्रकार कहीं ना कहीं जाकर के सामान्य है। तो देखिए यहां पे SENTI सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन है ये तीनों में। जबकि यहां पे देखिएगा कि इसमें कॉमन नहीं है, SE सब में है, इसमें भी SE है, जबकि यहां पे N है और यहां पे N है, यहां पे N है, तो N 14 नंबर पे आता है, जबकि P जो है वह 16 नंबर पर आता है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले ये सभी आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। और इससे पहले जो है ये तीनों से पहले ये तीनों के बाद ही ये आएगा और इससे पहले ये तीनों में से कोई ना कोई आएगा, है ना। तो यहां पे देखिए सजाने के लिए अगर बोलेगा कि पहले कौन आएगा, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, तो ये चीज सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। अगर ऐसा होता कि सीधा बोला कि चौथे नंबर पर क्या आएगा, तो देखिए 3 गो के बाद ये आएगा ही, है ना। तो 3 गो के बाद आएगा, तो यहाँ पे चौथा नंबर पर पूछ रहा था कि चौथे स्थान पर क्या आएगा, तो सेपरेट आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हल्का सा सीख लीजिए, थोड़ा सा समय दे करके। तो यहां पे देखिए कि ये तीनों में कॉमन क्या है, सेंटी कॉमन है ना। इसका तो यहां पे देखिए M 13 नंबर पर और N 14 नंबर पर, और E देखिए E कितना नंबर, तो 5 नंबर। सेंटी के बाद देखिए लेटर देखते हैं कि E 5 नंबर, N 14 नंबर और M 13 नंबर। तो पहला में कौन आ जाएगा, तो पहला में E आ जाएगा, ए वाला सेंटियंस। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे ये 5 है, इसके बाद कौन आएगा, 13 वाला आएगा, ये वाला सेंटीमेंट, ये वाला आएगा दूसरे नंबर पर। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर पे आएगा, ये वाला आपका आएगा तीसरा नंबर पर, और चौथा नंबर पर कौन आएगा, सेपरेट,
है ना। तो पूछा था हम लोगों से कि चौथा नंबर पर कौन आएगा, तो सेपरेट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक श्रृंखला बनाई हुई कुछ आकृतियां दी गई है तथा वैकल्पिक आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो इस श्रृंखला को जारी रखे। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे कि ये प्रश्न आकृति है जबकि यह आपका उत्तर आकृति है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यह श्रृंखला है यानी सीरीज है जो कि यह आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाट के स्थान पर इनमें से, ये आपका उत्तर आकृति है, इनमें से कौन आएगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ए वाला ई कोना में है ना, ई आ गया ई वाला कोना में, बीच वाला देखिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में एक लकीर यहां से यहां तक के एक लकीर होता है, ठीक है। तो एक लकीर यहां से यहां तक के होता है, तो यह एक लकीर यहां पे बढ़ गया। और कमेंट करके हमें बतलाइएगा अगर आपको नॉन वर्बल पढ़ना है पूरा बेसिक से, जीरो लेवल से, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यानी बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं और पूरा बेसिक से आप सीख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि क्या है कि एक लकीर यहां पे आया तो ए वाला मिल गया, फिर देखिए कि एक लकीर फिर एंटी क्लॉक में यहां पे आएगा, यहां से यहां, तो ए वाला मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए आगे यह काम कर रहा है कि नहीं, तो यहां पे आ गया। और फिर एक लकीर देखिए यहां पे आया तो ये वाला मिल गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक एक लकीर जो है यानी 90 डिग्री पर घूम रहा है, यानी मूव कर रहा है किधर, एंटी क्लॉक में। तो एंटी क्लॉक में 90 डिग्री पर मूव कर रहा है। तो देखिए यहां पे कि इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा, और यहां पर किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, यहां पे ऐसे इस प्रकार है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर, ये प्रश्न आकृति है और ये वाला है, ये भी प्रश्न आकृति है। यहाँ पे बीच में अनुपात लगाया हुआ है और उत्तर आकृति आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमने लिखा है समझाने के लिए, जबकि ऑप्शन आपको ऊपर से देखना है ना। तो देखिए यहाँ पे कि ये दोनों में क्या है, जो काम अनुपात के इधर हुआ होगा दोनों में, वही काम ये दोनों में करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो ए वाला जो भाग है ऊपर चल जा रहा है, ई वाला भाग नीचे आ रहा है, फिर ई वाला भाग ऊपर जा रहा है और ए वाला भाग नीचे आ रहा है। यानी इसको सीधा ऐसे पलटिएगा ऊपर इस प्रकार, यानी ऐसे लेकर के और ऐसे सीधा पलट दीजिएगा तो ये वाला मिल जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग कि इसको लेकर के सीधा ऐसे पलट देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए जब पलटिएगा तो कैसा बनेगा फिगर, तो इस प्रकार बनेगा ना। इसको जब पलटिएगा नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, यानी इस प्रकार होगा कि नहीं। और ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस का चिन्ह अपनी जगह पर रहेगा इस प्रकार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन 99 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिसका वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है। उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को समूहबद्ध किया जा सकता है, यानी एक समूह में उसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए यह आकृति है आपका, और इसको क्या करना है कि समूहबद्ध करना है कि कौन सा एक समूह में आएगा, यानी समूह बाय समूह अलग अलग करना है, यानी ग्रुप बाय ग्रुप। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1, 3 और 8 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में कुछ नहीं है और न सट्टल फट्टल है ना। यानी पूरा कंप्लीट फिगर जो है 1, 3 और 8 में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि सिंगल फिगर है ना। तो 1, 3, 8 यह एक ग्रुप में आ जाएगा। दूसरा ग्रुप में देखिए कि कौन आएगा, तो देखिए फिगर के अंदर फिगर है, तो फिगर के अंदर फिगर वाला कौन कौन है, तो 2 है, 4 है और 6 है कि नहीं। 2, 4, 6, तो 2, 4, 6, तो यह जो है एक ग्रुप में आ गया। 2, 4 और 6 एक ग्रुप में आ गया। अब यहां पे देखिए कि सट्टल वाला कौन है, तो देखिए यहाँ पे 2 गो फिगर जो सटा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 5 में है, 7 में है और 9 में है कि नहीं। तो यह एक ग्रुप में आ जाएगा, यानी 5, 7 और 9। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपको पूछा गया था
रेलवे ग्रुप डी में पिछले बार 2018 के एग्जाम में अब बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन तो जरूर आता था, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स में एक मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 3 8। तो 1 3 8 ऑप्शन नंबर बी में ही है ना। 1 3 8 2 4 6 5 7 9, यही यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें कितना वृत्त बन रहा है, यही चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखते हैं पहला में कि पहला में एक वृत्त ए वाला बन रहा है, दूसरा वृत्त और तीसरा वृत्त, है ना। तो 3 वृत्त इसमें बन रहा है, तो 3 इसमें भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें भी 3 बन रहा है और इसमें भी 3 बन रहा है। तो 3 3 6 3 9 3 12 वृत्त हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 इसमें है, तो 12 प्लस 3 यानी 15 वृत्त। ठीक है, तो 15 वृत्त ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। आप देखिएगा, मान के चलिए कि इसको आप देखिएगा तो ये वृत्त थोड़ी बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है, ये भी आपका नहीं बन रहा है, यानी 15 से ज्यादा बन ही नहीं सकता है। तो इसमें आपका 15 वृत्त हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।